स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति उसके बारे में पढ़ा था। जो आज की क्लास है उसमें हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरी जनजातीय समूह जिसे कहा गया गोंड, जो भील थे उनकी जो संख्या थी, आबादी थी लगभग 60 लाख। उसके पश्चात थे गोंड जनजाति के लोग जिनकी आबादी मध्य प्रदेश में 51 लाख के लगभग पाई जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति और भारत की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी जनजाति समूह है वो कौन सी है? गोंड जनजाति। सबसे पहले समझिए गोंड का अर्थ क्या है। जो तेलुगु भाषी लोग होते हैं वो कोंड, पर्वत को कोंड कहते हैं। किसको? पर्वत को, पहाड़ों को कोंड कहते हैं। तेलुगु भाषा में पर्वतों को कोंड कहा जाता है और पर्वतों में रहने के कारण, पहाड़ों में निवास करने के कारण गोंड जनजाति के लोगों को कोंड का अपभ्रंश होकर गोंड कहा गया। ठीक है, यह इनका नाम है। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जो कोंड है वहां पर एक पर्वत श्रेणी भी पाई जाती है जिसे कहा जाता है बेलीकोंडा। बेलीकोंडा पर्वत श्रेणी, पालकोंडा पर्वत श्रेणी। इस तरह की जो पर्वत श्रेणियां हैं भारतीय भूगोल में हम जब पढ़ेंगे तो उनमें इनका उल्लेख आएगा कि बेलीकोंडा पर्वत श्रेणी जो आंध्र प्रदेश अर्थात तेलुगु भाषी क्षेत्र में पाई जाती है। तो तेलुगु भाषा में कोंड का अर्थ होता है पहाड़ या पर्वत। तो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने के कारण इन्हें कोंड अर्थात उसका अपभ्रंश होकर गोंड कहा गया। सबसे पहली बात, ठीक है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति के पश्चात। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? गोंड जनजाति के लोग। ठीक है, गोंड जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। तीसरी बात, इनकी कुल शाखाएं 30 हैं। गोंडों की कुल शाखाएं 30 हैं और इनका जो परिवार है, जनजातीय समूह परिवार है, वो कौन सा है? द्राविडियन। इन्हें प्राक द्रविड़ कहा गया। अर्थात जो द्रविड़ थे उनके भी पहले, प्राक का अर्थ होता है प्राचीन, तो उनसे भी पुरातन, द्रविड़ से भी पुरातन होने के कारण इन्हें प्राक द्रविड़ कहा गया। इनका संबंध प्राक द्रविड़ प्रजाति से है और यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, जो भील थे वो भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे और ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजातीय समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात इनका जो क्षेत्र है वो स्पेशली मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा तट के किनारे जितने भी जिले हैं वहां पर लगभग गोंड जनजाति ही निवास करती है। नर्मदा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो अधिकांशतः सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के समकक्ष ही है। तो इस कारण से जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो इन्हीं से संबंधित जो जिले हैं उन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। तो इनका जो क्षेत्र है वो है मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, शहडोल, सिवनी। इन क्षेत्रों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अनूपपुर हुआ, जबलपुर हुए, कटनी हुए, इन वाले क्षेत्रों में भी कुछ मात्रा में गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। लेकिन प्रमुख जिलों की बात करें तो उनमें स्पेशली छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, इन्हीं क्षेत्रों में प्रमुख रूप से निवास करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात इनकी उपजातियों की बात कर लेते हैं। इनकी उपजातियों को निवास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और व्यवसाय के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। अर्थात 3 वर्ग हैं इनके निवास के आधार पर, जिसमें एक होते हैं राजगौंड, दूसरे होते हैं धुरगौंड और तीसरे होते हैं मुरिया या मारिया। तो राजगौंड होते हैं जो भूस्वामी वर्ग होता है, मतलब अच्छी स्थिति होती है जिन गौंड परिवार की, उन्हें राजगौंड कहा गया और ये भूस्वामी होते हैं अर्थात भूमि के मालिक होते थे। इनके पश्चात जो साधारण वर्ग होता था, मध्यम वर्ग होता था, उन्हें बोला जाता था धुरगौंड, राजगौंड, धुरगौंड। और जो मुरिया एवं मरिया होते थे वो अत्यंत जो पिछड़े गौंड जनजाति के लोग हैं जिनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, उन्हें मुरिया एवं मरिया कहा गया। तो राजगौंड, धुरगौंड सबसे सर्वोच्च कौन से होंगे? राजगौंड। उसके बाद मध्यम होंगे कौन? वो होंगे धुरगौंड। और जो सबसे निम्न स्तर का जीवन यापन करते हैं वो कहलाते हैं मुरिया एवं मरिया। ये तो होगा निवास के आधार पर। इसके अलावा यदि व्यवसाय के आधार पर हम इनके उपजातियों की बात करें तो वो 6 तरह के पाए जाते हैं। सबसे पहले होते हैं प्रधान, जो मंदिरों में पूजन करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रधान। तो पुजारी का काम करने वाले वो कहलाते हैं प्रधान, और जो पुजारी होता है उसे एक विशेष नाम दिया गया है, वो कहलाता है देवरी। पुजारी को क्या कहा जाता है? देवरी। तो प्रधान पुजारी का कार्य करता है, पूजा पाठ का कार्य करता है, और जो पुजारी होता है उसे कहा जाता है देवरी। ठीक है। दूसरा हो गया ओझा, जो जादू टोना, झाड़ फूंक
इस तरह के जो तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं, इस तरह के जो कार्य करते हैं वो ओझा गौड़ उपजाति के लोग कार्य करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात है अगरिया। आग से बना अगरिया, तो आग से क्या पिघलाया जाता है? लोहा। अर्थात हम ये कहेंगे कि जो लोहार होते हैं, गौड़ जाति के जो लोहार होते हैं, जो लोहे का कार्य करते हैं, उन्हें कहा गया अगरिया। तो अगरिया से याद रखने के लिए समझिए कि आग से हुआ अगरिया, अर्थात आग से किससे पिघलाया जाता था? लोहे को पिघलाकर उससे संबंधित जो औजार बनाना, उस तरह के जो कार्य किए जाते हैं वो अगरिया उपजाति के लोग करते हैं। इसके बाद है सोलहास। सोलहास अर्थात लकड़ी को छोलने का काम, सोलहे का काम, तो इस कारण से इन्हें सोलहास कहा गया। अर्थात जो लकड़ियों का बढ़ईगिरी का कार्य होता है, कारीगर होते हैं, जो अन्य जातियों में विश्वकर्मा जाति होती है वो स्पेशली बढ़ई का कार्य करती है, तो गौड़ जनजाति में जो सोलहास होते हैं वो बढ़ईगिरी का कार्य करते हैं। ठीक है, लकड़ी से जो फर्नीचर बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सोलहास। इसके बाद है नागरची। कोयले का कार्य करते हैं, जहां पर स्पेशली कोयले की खदानें हैं उन वाले क्षेत्रों में, शहडोल हुआ, जबलपुर वाले क्षेत्र में, छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में, छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल, इन वाले क्षेत्रों में जो कोयले का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है नागरची। ठीक है, और जो अंतिम है वो है कोयला भूतेश। आपने सुना होगा मनीषा कोइराला, सुना है? मनीषा कोइराला कौन थे? एक अभिनेत्री थी, तो उसी से याद रखिएगा कि कोयला भूतेश, मनीषा कोइराला। तो नृत्य गान, नगरों में जाकर जो नृत्य गान करते हैं और उसी से जो पैसा आता है उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, तो गांव गांव जाकर जो नृत्य करते हैं, गाने बजाने का कार्य करते हैं, उन्हें कहा गया कोयला भूतेश। तो ये इनकी 6 उपजातियां हैं। कौन कौन सी? अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूतेश, नागरची और सोलहास। ठीक है, ये तो होगा उनके व्यवसाय के आधार पर, निवास के आधार पर, राजगौड़, धुरगौड़ और मुरिया मरिया। ठीक है, अब आते हैं कि जो पिछली क्लास थी उसमें एक बात रह गई थी कि जो भीलों से संबंधित एक किताब लिखी गई है जिसका नाम था द व्हील आ स्टडी। द व्हील्स आ स्टडी टीवी नायक द्वारा लिखी गई है, जिसमें भीलों के रहन सहन, खान पान, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का जो वर्णन है वो किसमें है? इस बुक में है। तो इसलिए इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है कि द व्हील्स आ स्टडी किसके द्वारा लिखी गई है? टीवी नायक के द्वारा। इसी तरह से गौड़ जनजातियों से संबंधित, उनकी प्रथाओं से संबंधित, जो स्पेशली एक घोटुल प्रथा है, अभी आगे पढ़ेंगे, तो घोटुल प्रथा का प्रमुख रूप से उल्लेख है, उनसे संबंधित जो एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द मुरिया एंड देयर घोटुल। तो वो लिखी गई है बेरियर एल्विन। बेरियर एल्विन द्वारा लिखी गई द मुरिया एंड देयर घोटुल, यह एक पुस्तक है जो 1947 में लिखी गई और इसमें स्पेशली घोटुल प्रथा के बारे में बताया गया है। यह भी गौड़ जनजातीय समुदाय से संबंध रखती है, उनके बारे में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन जो होता है उसके बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको विशेष तौर पर याद रखिएगा। द व्हील्स आ स्टडी बाय टीवी नायक और द मुरिया एंड देयर घोटुल बाय बेरियर एल्विन। ठीक है, तो ये 2 किताबें हैं। ये हो गए हमारे आज की क्लास, जिसमें हमने गौड़ जनजाति का जो शुरुआती परिचय है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे इनसे संबंधित जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन है, सांस्कृतिक जीवन है, पर्व त्योहार, इन सब के बारे में विशेष रूप से पढ़ा जाएगा। ठीक है, इनमें प्रचलित जो प्रथाएं हैं वो पढ़ी जाएंगी, कैसे ये समाज में एक संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। जितनी भी जनजातीय लोग हैं वो लगभग संयुक्त परिवार में रहते हैं। वो तो जो एडवांस लोग हो गए हैं, विकसित लोग हो गए हैं, वो अपने आप को संयुक्त परिवार में नहीं रखना चाहते, क्योंकि आप देखेंगे कि आज भी यदि शादी होती है, बहू आती है और अगले ही दिन से लगभग बंटवारा प्रारंभ हो जाता है, और देखते हैं कि बहू की सास से नहीं बनती, सास की उसकी सास से नहीं बनती, और सब एक दूसरे को सांस नहीं लेने देते सुख से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे जनजातीय लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो केवल पढ़ना नहीं है, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, उसका अवलोकन भी करना है कि किस तरीके से कौन से जनजातीय परिवार कैसे रहते हैं, आखिर ऐसे रहते हैं तो उनके पीछे विशेष कौन सी वजह हैं, कौन से कारण हैं, कोई भी प्रथाएं प्रचलित हैं तो उनका विशेष महत्व है, क्यों है। जैसे यही घोटुल प्रथा है ना, तो उसका विशेष महत्व है। मतलब जो अविवाहित लड़के लड़कियां होते हैं, अविवाहित नव युवतियाँ होती हैं, उनके लिए यौन संबंधी शिक्षा देने के लिए घोटुल नाम की संस्था रहती है, जो उन्हें विवाह से पूर्व यौन संबंधी शिक्षा और
प्रणय प्रसंग बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं। अर्थात किसी भी तरह के विवाह से पूर्व जो प्रणय प्रसंग होते हैं और या यौन संबंध होते हैं उनको बनाने में किसी भी तरह की असहमति नहीं रहती है। इस तरह से जो प्रथाएं हैं वो घोटुल प्रथा के अंतर्गत आती हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत सारी रोचक बातें आएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए शुक्रिया, बने रहें और अगली क्लास का इंतज़ार अवश्य करें।